अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट का जवाल हम देख रहे हैं। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई और उसके बाद अफगान फैन से खुशदिल शाह साहब उलझ पड़े। अब ये पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बता रहा है कि वहां पे एक अफगान फैन ने बदतमीजी की जो खुशदिल शाह साहब से बर्दाश्त नहीं हुई। पहला मसला ये है कि ये पता कैसे चला कि वो जो फैन था वो अफगान था, जिस तरह वो शेर अफजल मरवत साहब भी कहते हैं वो जो उसने की थी क्या वो बदतमीजी थी। प्रॉब्लम यह है कि इतने ज्यादा वहां पे जो पाकिस्तानी फैंस थे, क्या उनमें से कोई किसी ने कुछ नहीं बात की? क्या किसी उनमें से किसी ने कोई तनकीद नहीं की? क्या उनमें से किसी ने कोई जुमला नहीं कसा? यह भी एक हैरत की बात है। इस इबरतनाक शिकस्त के बाद, इस तरह की हरकत के बाद तो बहुत सारे फैंस ने शायद बहुत सारी बातें की हों, लेकिन क्रिकेट बोर्ड आपको बता रहा है कि वो अफगान फैन ने बदतमीजी की है। शायद उस अफगान फैन के हाथ में कोई पासपोर्ट था अफगानी, इस वजह से पता चल गया, या फिर वो कोई ऐसी जुबान बोल रहा था इसलिए कि अफगानिस्तान में दरी बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है। कैसे पता चला कि जी ये शख्स जो है अफगानिस्तान से है? तो यकीनन होगा अफगानिस्तान से। इसी वजह से क्रिकेट बोर्ड वाले कह रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो मसाइल होते हैं उसमें अक्सर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं और फिर हमें फौरन पता चल जाता है कि इसका जिम्मेदार वो है, उसका मसला ऐसा है। तो यहां पे भी पता चला है कि जी वो अफगान जो फैन था वो बड़ा बदतमीज था। बाकी जो तूफान बदतमीजी हमारी क्रिकेट टीम ने मैदान में बर्पा किया, उससे जो हमें नदामत हुई, उससे जो हमें मायूसी हुई, वो तो एक अलग चीज है, उसके ऊपर तो आप बात ही ना करें। अब प्रोफेशनलिज्म की कितनी कमी है कि खुशदिल शाह इसी सीरीज के दौरान, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, मैच का 50% उनके ऊपर जुर्माना हुआ क्योंकि उनका रवैया नामुनासिब था। उन्होंने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया। उन्होंने एक खिलाड़ी के साथ वहां पे बदतमीजी की, जो रवैया था उनका वो मुनासिब नहीं था। तो ये प्रोफेशनलिज्म की कमी हमें सामने नजर आती है। बाकी फैंस जो हैं वो गलत बात भी कर देते हैं, नामुनासिब बात भी कर देते हैं। दुनिया भर में ये चीज हमने देखी है। यूरोप के फुटबॉल के मैदानों में बैठ के स्टेडियम में हमने देखा है कि लोग नस्ल प्रस्ताना जुमले भी कस देते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो प्रोफेशनलिज्म को नहीं छोड़ते। तो यहां पे बड़ा मसला ये नहीं है कि अफगान फैन ने क्या कह दिया या मुबैना अफगान फैन ने क्या कह दिया। मसला ये है कि जो परफॉर्मेंस थी क्रिकेट की वहां पे, वो इस शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद क्या कोई पूछेगा कि भाई ये क्या हो रहा है? क्या एक ही फॉर्मूले के तहत सब कुछ चलाने की कोशिश की जा रही है? जनाब क्रिकेट बोर्ड भी वही चला रहे हैं, मुल्क की जो वजारत दाखिला भी मोहसिन नकवी साहब चला रहे हैं, फिर वो फार्मूला भी उनका वही है। वो बलोचिस्तान जाते हैं तो कहते हैं एक ऐसा एचओ की मार है, क्रिकेट टीम से बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं पूरी क्रिकेट टीम को फारिग कर दूंगा, मैं बड़ा बदलिहाज आदमी हूं, एक बड़ी सर्जरी होगी। इट मींस कि भाई ये सर्जरी, ये एक फार्मूला काम नहीं कर रहा। और दुनिया भर में जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं। कोई क्रिकेट चलाता है, कोई वजारत खारजा चलाता है, कोई वजारत दाखिला चलाता है। ये तो नहीं होता कि एक ही शख्सियत क्रिकेट भी चला रही हो, वो चीफ निगोशिएटर भी हो, वो अपोजिशन से भी मिल रही हो, और मियां साहब भी अगर किसी से मिले तो वो भी उसी शख्सियत से मिले। तो जहां पे क्रिकेटर्स के अंदर प्रोफेशनलिज्म की आपको कमी नजर आ रही है, वहां पे मैनेजमेंट के अंदर भी आपको बहुत सारे मसाइल नजर आ रहे हैं। और लगता है इस तरह कि अब हमारी क्रिकेट उस तरफ जा रही है जिस तरफ हमारी हॉकी चली गई है। और ये मैं नहीं कहूंगा कि क्रिकेट का जवाल शुरू हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट का जवाल शुरू हो चुका है। इससे ज्यादा और क्या होगा? आप देख लें, माजी में जो हमारी क्रिकेट थी उसमें कोई होप होती थी, कोई चीज नजर आती थी। आजकल तो बिल्कुल ही बुरे हालात हैं। फिर कैप्टन साहब भी आके कहते हैं जी वो प्रोफेशनलिज्म की कमी है। और बातें किस तरह की होती हैं जी? ये कैप्टन है, देखें जी वो खातून उनसे बात कर रही थी, उनकी आंखें नीचे थी। और भाई इससे हमारा क्या लेना देना? तुम क्रिकेट खेलने आए हो या तुम दीगर चीजें लोगों को सिखाने हैं? क्रिकेट खेलो, जिस चीज के तुम्हें पैसे मिलते हैं, मिलियंस मिलते हैं, लाखों मिलते हैं। यहाँ पे अजीब अजीब तारीफें, ड्रामेबाजियां, ये शब्दाबाजियां, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई ये करने की जरूरत नहीं है आपको। आप जो खेलने आए हैं वो क्रिकेट खेलें। बाकी आपसे हमने क्रिकेट देखनी है। हमने अगर कोई और चीज सीखनी होगी तो हम किसी प्रोफेसर को सुन लेंगे, किसी आलिम को सुन लेंगे, किसी दीगर जो शख्सियात हैं उनसे कोई चीज सीख लेंगे। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है कि हर उस शख्स को करनी चाहिए जो उसका मुतलका बंदा है। जो क्रिकेट खेलने गए हैं वो हमें दीगर चीजें ना सिखाएं। आप अपना जो प्रोफेशनलिज्म है वो हमें क्रिकेट में दिखाएं। बाकी वीडियो हमें कोई परवाह नहीं है, कौम को कोई परवाह नहीं है कि आप अपने फारिग टाइम में क्या करते हैं या नहीं करते। लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है वो क्रिकेट की हद तक नजर आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनाब बड़ी ये एक तरह से मायूस कुन सूरत हाल है कि इतने बुरे तरीके से हम क्रिकेट की सीरीज हारे और फिर आखिर में देखें मसला अफगान शहरी की वजह से बड़ा मसला हो गया। खुशदिल शाह जो है वो बेचारा
उसका जो है वो उसको गुस्सा आ गया और वो जो पहले मैच फीस का 50% उसके ऊपर जुर्माना हुआ, जो उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर के साथ बदतमीजी की, उसमें भी क्या कोई अफगान शहरी मुलविस था? तो प्रोफेशनल प्लेयर्स को प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। अब ये अफगान जो है ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। बकौल मौजूदा हुकूमत के पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जो अफगान शहरी हैं उनके हवाले से हुकूमत ये कहती है कि इनका रवैया यहाँ पे दुरुस्त नहीं है, तो इनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है कि 1 अप्रैल के बाद बड़ी तादाद में अफगान शहरियों को पाकिस्तान से डिपोर्ट किया गया है और गालिबन सनीचर के रोज 750 अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया गया। इनमें से 85% अफगान शहरी वो हैं डॉन न्यूज के मुताबिक जिनको पंजाब के इलाकों से गिरफ्तार किया गया और फिर इनको खैबर पख्तून ले जाया गया और वहां से इनको डिपोर्ट किया गया। पूरी तफसील है इस खबर के अंदर। अच्छा, मेजॉरिटी अफगान तो रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये जो गिरफ्तार हुए हैं वो 85% पंजाब से गिरफ्तार हुए हैं। उनको गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस लेके गई है और लंडी कोतल पुलिस के हवाले किया। पूरी तफसील है इसके अंदर। अब अगर कोई भी अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर नामुनासिब कोई बात करता है, आइन और कानून के खिलाफ कोई बात करता है, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और अफगान हुकूमत से भी बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड देख लें, यहाँ पे लोग बरमला महफिल्स के अंदर इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि अगर आपकी कोई इंपोर्ट की पाबंदी है तो वो होता इस तरह कि जी पहले वो चीज अफगानिस्तान के नाम पे इंपोर्ट की जाएगी, वहां पे जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, डबल उसकी कीमत दी जाएगी, स्मगलिंग होती है, बहुत सारे मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल भी हैं। लेकिन ये वो अफगान शहरी हैं जो 40-50 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। मेजॉरिटी इनकी पीसफुल लोग हैं, हमारे भाइयों की तरह वो रहते हैं, लोगों के यहाँ पे रिश्ते हैं। तो एक तरह से जो मॉरल पैनिक हम क्रिएट कर देते हैं ना, आप मगरिब में भी देखें कुछ चीजों के ऊपर मॉरल पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है मीडिया के अंदर। जिस तरह आजकल हर जगह पे मतलब कि आपको वो अफगान मसला नजर आ रहा है, तो वो मसला होता है, जरूर होता है, लेकिन जो मॉरल पैनिक क्रिएट किया जाता है उतना मसला होता नहीं है। तो अब जिनको डिपोर्ट करना है, कोई खुश दिली से जाना चाहते हैं वो जरूर जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस पे इंसानी बुनियादों के ऊपर भी सोचने की जरूरत है। जो लोग 30-40 सालों से यहाँ पे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां यहाँ पे बनाई, जिनके कारोबार यहाँ पे हैं, माजी के अंदर हमारे ही मुल्क के वजीर आजम इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए इनको नेशनैलिटी दी जाए, इनको कौमी दायरे में शामिल किया जाए। और कुछ लोग इससे एग्री करते हैं, कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हैं। तो मैं कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रहा जो हुकूमत का वर्जन है, लेकिन एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं और इंसानियत के कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं, हमें उसको भी मद्देनजर रखना है। जो लोग यहाँ पे मसाइल खड़े कर रहे हैं उनके हवाले से अफगान हुकूमत से भी आप बात करें और इसमें कोई दो राय नहीं कि अफगान जो सॉइल है वहां से हमारे लिए मसाइल भी पैदा होते हैं, तो उनको भी सोचने की जरूरत है और कुछ इंसानी बुनियादों के ऊपर हमें भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल संगदिल हम नहीं हो सकते, एक हमारा उनसे रिश्ता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो सिर्फ इसलिए कि वो ब्रादर हमारे इस्लामी मुल्क है तो इसी वजह से नहीं, दुनिया भर में इंसानियत के नाम के ऊपर जो है वो लोग सोचते भी हैं, देखते भी हैं। अब आप देख लें कि जिस भी मुसलमान मुल्क में कोई जंग छिड़ती है, मेजॉरिटी वहां से जो रेफ्यूजी उठते हैं वो जाते हैं यूरोप में या अमेरिका में या उन ममालिक में जहां पे तो मुसलमान हुकूमतें नहीं है, और यही चीज वो यूरोप के लोग भी कहते हैं। तो इंसानियत एक बड़ी चीज है, दुनिया भर में इंसानियत के ऊपर जो है वो चीजें जिसे आप कह सकते हैं फैसले भी होते हैं। हाँ, बहुत सारी जगहों पे आपको इंसानियत नजर नहीं भी आती, मगरिब के अपने रवैये के अंदर नजर भी नहीं आती। ये काली खबर आ रही थी कि बरतानिया की 2 अरकान पार्लियामेंट वो जा रही थी इसराइल, उनको इसराइल ने डिटेन किया और एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया। बरतानिया की अरकान पार्लियामेंट को इसराइल कहता है कि इन्होंने आके यहाँ पे नक्शे अमन का खदशा था। ये इसराइल की हुकूमत कह रही है, वो हुकूमत जो बच्चे मार रही है वहां पे फलस्तीनियों के। और अब इसके ऊपर बरतानिया के जो वजीर खारजा हैं डेविड लैमी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जनाब ये इसराइल है, इसराइल के लिए सब कुछ एक्सेप्टेबल है। वो दुनिया के कानून तोड़े, वो बच्चों को मारे, वो किसी को भी जो मर्जी करता रहे, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। पर एनीवे, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि हमें भी चीजों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या इस तरीके से मैस डिपोर्टेशन इस तरह हो सकती हैं और किस तरह बेहतर तरीके से इस सारे मामले को टैकल किया जा सकता है। क्रिकेट की हालत तो हमारे सामने ही है, दूसरी जानिब हमारी जो इकोनॉमी है उसके हवाले से ऑल दो हुकूमत बड़े बड़े दावे तो कर रही है कि ये हो गया वो हो गया। अब आप इस वक्त देख लें कि पेट्रोल की कीमत पहले सस्ती करने की खबर आई कि शायद सस्ता किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया।
और इस वक्त आलमी सतह के ऊपर पेट्रोल की जो कीमत है वो काफी कम हुई हुई है। माजी में इससे महंगी भी रह चुकी है पेट्रोल की कीमत, लेकिन उस तरह उसको सस्ता नहीं किया गया। बिजली को सस्ता किया गया। अब उसमें भी कहा जा रहा है कि कुछ सार्फिन को उससे फायदा होगा, कुछ को उससे फायदा नहीं होगा, यूनिवर्सल उस तरीके से फायदा नहीं पहुंच सकेगा। पर एनीवे जनाब, जो इकोनॉमी है उस हवाले से हुकूमत तो ये कहती है कि जी बेहतरीन इकोनॉमी हमारी आगे निकल गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ये डॉन न्यूज की खबर में आज ही पढ़ रहा था कि 3 ममालिक ने हमारे जो टी बिल्स हैं उनसे $1 अरब निकलवा लिया है, क्योंकि माहौल अनसर्टन है, हमारा जो इकोनॉमिक माहौल है, सियासी माहौल है। अब ये जो टी बिल्स हैं इनको मैं थोड़े से तशरीह आपके लिए कर देता हूं। हुकूमती बॉन्ड होते हैं या ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को दिए जाते हैं और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से दिए जाते हैं और ये मेच्योर होते हैं, तो इनके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है 3 महीने का, 12 महीने का। तो अब ये बताया जा रहा है कि 3 ममालिक ने पाकिस्तान के जो टी बिल्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स कर लें या ट्रेजरी बिल्स कर लें, इनमें से $1 अरब निकाल लिया है। अगर इस खबर की आप तफसील पढ़ें कि ओनली 3 कंट्रीज विड्रू नियरली $1 बिलियन फ्रॉम पाकिस्तान ट्रेजरी बिल्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये जो रवा माली साल है, इस साल में $1 अरब निकलवा लिया गया है। अब इस हवाले से जो बात की जा रही है, जो मुख्तलिफ लोग अपनी आरा दे रहे हैं, डॉन न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि किसी से उनकी बात हुई, एक बैंकर ने कहा कि दिस इजंट अबाउट रिटर्न्स। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं जो कुछ अरसे के लिए दिए जाते हैं या लोन्स होते हैं, इसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलता है और पाकिस्तान काफी ज्यादा प्रॉफिट देता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट के हवाले से नहीं है। जो यहाँ पे इस वक्त माहौल है, एक सियासी माहौल है, वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मौशी माहौल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इस वजह से लोग जो है अपना पैसा, हुकूमतें, ममालिक अपना पैसा निकाल रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि इट्स अबाउट बोथ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो सूरत हाल है यहाँ पे। द बैंकर एडेड, वी स्टिल हैव ए फ्रेजाइल पॉलिटिकल अलायंस एंड ए स्ट्रगलिंग इकोनॉमी विद लो ग्रोथ। हमारी जो इकोनॉमी है वो उसमें स्ट्रगल कर रही है, ग्रोथ बड़ी कम है, बड़ी फ्रेजाइल है, बड़ी नाजुक है। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग टेररिज्म इंसिडेंट। उन्होंने यहाँ पे बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है उसका भी जिक्र किया, दहशतगर्द हमलों में जो इजाफा हो रहा है उसको भी एक वजह करार दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीजें उन्होंने लिखा है कि रेड फ्लैग्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये खतरे की निशानियां हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जिस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ रहे। अच्छा, खबर की तफसील के मुताबिक जो यूनाइटेड किंगडम है वो पाकिस्तान के टी बिल्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। उसने $710 मिलियन इन्वेस्ट किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025 और लेकिन $625 मिलियन निकाल लिया। इसी तरह जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने $205 मिलियन इन्वेस्ट किया और 130 मिलियन निकाल लिया। तो कहने का मकसद ये है कि लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं साथ उतना निकाल भी रहे हैं, और उसकी क्या वजूहत हैं वो आपको मैंने बता दिया। अब ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं, ये बड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए। पाकिस्तान जो इस पे रिटर्न्स देता है वो दुनिया भर में कम ही ममालिक इस किस्म का रिटर्न देते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को ये लगता है कि ज्यादा पैसा अगर हमने डाल दिया ये ना हो कि डूब जाए, तो इस वजह से वो डालते हैं और फिर कुछ निकाल लेते हैं, फिर कुछ डालते हैं। अगर उनको पता हो कि इकोनॉमी बेहतरीन चल रही है और सारे मामला ठीक है, वो तो ज्यादा से ज्यादा पैसा डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन उनको पता है कि इसको उतना ही दिया जाए जितनी इनकी वापस करने की सकत है, उतना ही इनको दिया जाए, ये ना हो कि सारा ही डूब जाए। अमेरिका ने जनाब साउथ सूडान के शहरियों के तमाम वीजे कैंसिल कर दिए हैं। जिसके पास भी साउथ सूडान का पासपोर्ट है वो अब अमेरिका नहीं आ सकता। अमेरिका ने कुछ साउथ सूडान के लोगों को डिपोर्ट करने की कोशिश की थी, वापस भेजने की कोशिश की थी, जो गैर कानूनी तरीके से आए हुए थे। साउथ सूडान ने उसमें रुकावट डालने की कोशिश की। अब अमेरिका ने अनाउंस किया कि जनाब तमाम वीजे हम कैंसिल कर रहे हैं। जिसके पास भी साउथ सूडान का पासपोर्ट है, उसके पास अगर वैलिड वीजा भी है तो वो भी कैंसिल। ये सामने आप देख सकते हैं। उनके जो वजीर खारजा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो साहब, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि आई एम टेकिंग एक्शंस टू रिवोक ऑल वीजाज हेल्ड बाय साउथ सुडनीज पासपोर्ट होल्डर्स एंड टू रिस्ट्रिक्ट एनी फर्दर, कोई फर्दर जो इशुएंस है वीजाज वो भी रोका जा रहा है और नए वीजे भी नहीं दिए जाएंगे। तमाम वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं ड्यू टू द फेलियर ऑफ साउथ सूडान ट्रांजिशनल गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ इट्स, जो उनके सिटीजन्स हैं,
इन टाइमली मैनर जो उनके सिटीजन्स हैं उनको वापस कबूल नहीं किया गया जो अमेरिका भेजना चाहता था, तो लिहाजा अमेरिका ने ये कदम उठाया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अमेरिकी इंतजामिया है ये किस तरीके से ऑपरेट कर रही है। तो अमेरिकी इंतजामिया जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है ये पूरी दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। ये कुछ भी करेंगे तो वो बड़ा इर्रेशनल भी हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ हो, चाहे वो किसी और मुल्क के हवाले से कुछ हो। और उधर जो चीजें चल रही हैं पाकिस्तान के हवाले से वो यकीनन जो है मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए एक थोड़ा सा दर्द सर तो होगी, फिक्र तो होगी हुकूमत को। जिस किस्म के बिल्स की वहां पे बात हो रही है तो बड़ा ट्रेडफुली पाकिस्तान ने इसको निगोशिएट करना है, ट्रेडफुली देखना है कि कैसे हम अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। आपने वो खबर देखी होगी कि कराची पुलिस के एक अफसर ने आसिफ जरदारी साहब के हवाले से नामुनासिब बात की, जिसके बाद उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। पीका कानून के तहत किसी शख्स ने कहा कि जी मेरी दिल आजारी हुई है और उस पुलिस अफसर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिर मजिस्ट्रेट ने कहा कि ये तो मुकदमा बनता ही नहीं, उसको छोड़ दिया गया। पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया, लेकिन एक चीज ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुई कि आखिर उसने आसिफ जरदारी साहब के हवाले से कहा क्या था। ये बड़ा क्वेश्चन है, उसने क्या लिखा था, कौन से रिमार्क्स दिए थे। अब वो मैं सारी खबरें पढ़ता रहा कि जी FIR, हर अखबार ने लिखा हुआ था कि वी हैव ए कॉपी ऑफ FIR, लेकिन उसने कहा क्या था वो कहीं पे भी उस तरह मुझे नजर नहीं आया। अब सीनियर सहाफी हैं माजिद निजामी साहब, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि उसके अंदर मुबैना तौर पे उसने लिखा क्या था। माजिद निजामी साहब की जो खबर है, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि बीबी ने शोहर के तौर पे ऐसे शख्स को कैसे चुना। अब एक बंदे ने अपने फेसबुक पे माजिद निजामी साहब की खबर के मुताबिक उसने लिखा था कि मैं हैरान हूं कि बीबी ने शोहर के तौर पे ऐसे शख्स को कैसे चुना। अब कौन सी वो बीबी की बात कर रहा है, कौन से वो शोहर की बात कर रहा है, इसका तो जिक्र ही नहीं है। फेसबुक पर ये अल्फाज लिखने पर पुलिस ने अपने ही महकमे के ASI के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जो कराची की मुकामी अदालत ने दूसरे दिन खारिज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस फिक्रे ने ना तो आसिफ जरदारी और ना ही बेनजीर भुट्टो का नाम दर्ज था इस फिक्रे में, ना ही आसिफ जरदारी साहब का नाम दर्ज था, ना बेनजीर भुट्टो साहिबा का नाम दर्ज था। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने नामालूम शख्स को आसिफ जरदारी समझते हुए सदर पाकिस्तान की तौहीन का मुकदमा दर्ज कर दिया था। तो वो माजिद निजामी साहब भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस फिक्रे के अंदर तो ना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का जिक्र था, ना आसिफ जरदारी साहब का जिक्र था। ये तो वो किसी के बारे में भी वो लिख सकता है, मतलब वो किसी और के बारे में हो सकता है कमेंट कर रहा हो कि फलानी बीबी ने फलाने बंदे से शादी कर ली, मैं हैरत का इजहार कर रहा हूं। पर इसके बावजूद उनको शायद वो उनको पता था कि ये है और फिर उन्होंने किया। वो एक राहत इंदौरी साहब है कि वो शायर हैं इंडिया के, वो एक किस्सा सुनाते होते हैं। वो मैं उनका किस्सा सुन रहा था किसी जगह पे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लिखा, कोई बात की और घूमते वक्त के ऊपर तनकीद की और वजीर आजम को कुछ बुरा भला कहा, तो उनको पुलिस ने बुला लिया और पुलिस ने अगले दिन स्टेशन में कहा कि जी आपने ये वजीर आजम साहब के हवाले से ऐसी नामुनासिब बात क्यों की। उन्होंने कहा जी मैंने तो जिक्र ही नहीं किया कि ये भारत के वजीर आजम के बारे में। उन्होंने कहा आप हमें इतना पागल समझते हैं, हमें नहीं पता कि ये हमारे ही वजीर आजम की बात हो रही है, जिस तरह की हरकत का आपने जिक्र किया है। तो इन पुलिस अफसर की पोस्ट में तो जिक्र तो कहीं था ही नहीं जरदारी साहब का, लेकिन उन्होंने फिर भी उनके हवाले से मुकदमा दर्ज कर दिया। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है और शायद यही वजह है कि फिर मोअज़्ज़िज़ अदालत ने कहा कि यहाँ पे तो ये केस नहीं बनता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये माजिद निजामी साहब ने शेयर की है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।